देश का सवाल यह है कि अलीगढ़ में 2.5 साल की एक बच्ची की हत्या ने हर किसी को आज हिलाकर रखा हुआ है। हत्या की जो वजह बताई जा रही है उसका सच ऐसा है जिसका उस मासूम को पता तक नहीं था, मगर बदले की आग में पड़ोसी हैवान बन गया और हंसती खेलती मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 4 दिन बाद जिस हाल में बच्ची का शव मिला उससे देश के हर कोने से आरोपियों के लिए फांसी की आवाजें उठ रही हैं। मातम के इस मंजर का सच इतना खौफनाक है जिसे सुनकर आपका कलेजा थर्रा उठेगा और आप भी उन हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगेंगे। आरोप है कि पैसे के विवाद में 2.5 साल की बच्ची की बोटी बोटी कर दी गई। मैं इंसाफ चाहूँ बेटा, मैं बेटा ऐसे करो, इंसाफ चाहिए। 2 लोग पुलिस ने जेल भेज दिया। अम्मा बेटा इनको फांसी चाहिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। अलीगढ़ के टप्पल में रहने वाले बनवारी शर्मा की 2.5 साल की बेटी ट्विंकल 30 मई की शाम को घर के बाहर से लापता हो गई थी, जिसका शव 2 जून को कूड़े के ढेर से टुकड़ों में बरामद हुआ। पता हमको ऐसे 2 तारीख को पता चला हुआ था। ऐसे कहीं 6 साढ़े 6 बजे में ऐसे झाड़ू वाली होती है, उन्होंने मैं बताया था कि बताना किसका बच्चा है, इस कुत्ते लग रहे हैं। वहाँ पे पता चला तो वो हमारी ही बेटी थी और बहुत बुरी हालत थी, इसे देखा नहीं जा रहा था किसी को भी। कैसी हालत थी उसकी हालत? एक तो हाथ नहीं था इसका, कटा हुआ था और आंखों में तेजाब पड़ा हुआ था और बीच में आधे बाल नहीं थे और पास बाल हुए थे, सोए जले हुए। पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले जाहिद और असलम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों का ट्विंकल के पिता से पैसों को लेकर विवाद हुआ था। देखिए, परिवारजनों के कथन अनुसार एक विवाद हुआ था। जब ये लड़की 30 तारीख को खेलने गई थी, उसके 1 या 2 दिन पहले इन लोगों के साथ विवाद हुआ था किसी पैसे को लेन देन करके, जो बात आई है सामने। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में हो रही है, पूरी प्रमाणिक आधार पर विवेचना की जा रही है और जो भी जैसी चीजें सामने आएंगी वो आपको बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, परिवार के कथन अनुसार इसमें और लोग भी संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता के बारे में भी विवेचना की जा रही है और जो भी इसमें होगा वो प्रमाणिक आधार पर उनको जेल भेजा जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और परिवार वालों का आरोप यह था कि थाने स्तर पर लापरवाही की गई। 31 तारीख को गुमशुदगी का केस रजिस्टर हुआ और 2 तारीख को 2 जून को लड़की का शव जो है बरामद हुआ है। परिजनों के मुताबिक हत्या में असलम और जाहिद के परिवार वाले भी शामिल थे, जिसकी जांच के लिए SIT गठित की गई है और दोषियों पर NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी है। बस यही बात। 2.5 साल की बच्ची ट्विंकल की हत्या ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी झकझोर दिया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक छोटी बच्ची की भयानक हत्या ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारों को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं? बच्ची के माता पिता पर क्या गुजर रही है, ये सोचकर दिल दहल जाता है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं अभिनेता अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके लिखा है कि बहुत घृणास्पद और गुस्से वाली घटना है। कोई भी शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? मैं निशब्द हूं। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है, माफ करना बच्ची, तुमको एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ा जहां इंसान अब इंसानियत समझता ही नहीं। मुझे माफ कर दो। और इस पर कई लीडर्स के लोगों के रिएक्शंस भी मिले हैं, सुनिए। देखिए, ये बच्ची पे नहीं इंसानियत पे हमला है। ये दरिंदे हैं, ये खूंखार हैं। इन दरिंदों को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। इनका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेंगे। ये तो विभत्सता है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जो इस तरीके से बच्चों के साथ बदले की भावना के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं।
ये एक सामाजिक समस्या की तरह प्रतीत होती है कि किस प्रकार के लोग समाज में आज भी हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, और इसके लिए हमको बहुत गहराई में जाके विचार करने की आवश्यकता है कि समाज ये किस दिशा में जा रहा है। कहां से सुरक्षित है आज एक आम जनता, जो एक छोटी सी बच्ची की सुरक्षा नहीं ले सकता है। वो किडनैप करी जाती है, मार दी जाती है सिर्फ एक पिता के विवाद की वजह से। कहां है वो समाज जो नहीं आवाज उठाता है ऐसे लोगों की वजह से? 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अपनी इंसानियत के नाम पर एक धब्बा बन चुके हैं, जो मनुष्य का जन्म को नहीं समझ पाए, ऐसे लोगों को एक ऐसी सजा देनी चाहिए जिसका उदाहरण बनना चाहिए। इस घटना पर देश भर के लोगों में गुस्सा और आक्रोश है, और सवाल ये खड़ा होता है कि मासूम से दरिंदगी की सजा क्या होनी चाहिए। सवाल ये भी कि क्या अपराधियों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रह गया, और सवाल ये भी कि क्या आपस में लड़ाई होगी तो बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। इस मामले में एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन ने एक्शन लेने में देरी की है, क्या कोई सच है जो प्रशासन छिपा रहा है और लोगों के सामने अभी तक उस बात की सच्चाई नहीं आई है। ये तमाम सवाल हैं और पूरा देश इन सवालों को जानना चाहता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान यहां रूप चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, फॉर्मर एमएलए हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। स्वागत है आपका। योगेश चौधरी साहब हमारे साथ, चौधरी योगेश तालान साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर पंकज साइकेट्रिस्ट हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। एलन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल, हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। योगिता भयाना जी, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि किसी की मानसिकता ऐसे कैसे हो सकती है कि 2 साल की बच्ची के साथ इतनी निर्दयता के साथ कोई पेश आया हो। क्या दिमाग में, जहन में ही कोई नुक्स होता है जिसके चलते असल में कोई इंसान जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति असल में अंदर से भेड़िया होता है, जानवर होता है और इस तरह की हरकत को अंजाम देता है। पहले तो मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर पंकज के पास ही चलूं और समझूं कि ये असल में किस तरह का जहन होगा जिसने इस खूंखार कृत्य को अंजाम दिया है। डॉक्टर साहब, क्यों कर सकता है कोई ऐसा? देखिए, पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है इस बर्बरता के लिए, और मेरा दिल और पूरे इंसानियत का दिल रो रहा है इस घृणित घटना के बाद। और मैं ये बताना चाहूंगा, जैसा आपने पूछा कि कौन ऐसे कर सकता है, किस प्रकार की मानसिकता के लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया और सब जानते कि छोटे से पैसे के विवाद को लेके किसी व्यक्ति ने इस बच्ची का इतना बुरा हाल कर दिया, शब्द नहीं है जिसको बयां करने के लिए। इस प्रकार की मानसिकता के लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर दिमाग में रसायनों का एक उत्पादन अत्यधिक हो जाता है। वो अच्छे बुरे की समझ खो बैठते हैं और इंसानियत के शब्द पे भूल जाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए हमें सबको बड़ा पश्चाताप होता है, जैसा कि इस घटना में हुआ। और ऐसे लोग आम सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं। बचपन से उन लोगों की पर्सनैलिटी में देखा जाए तो अलग प्रकार के पर्सनैलिटी ट्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बचपन से बच्चे लेकिन इन ट्रेड्स को पहचानेगा कौन डॉक्टर साहब? क्योंकि ये वो सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट है जहां पर जिंदगी की जद्दोजहद इतनी बड़ी रहती है कि वहां इस तरह के ट्रेड्स को शायद नजरअंदाज किया जाता है और एक दिन इतने बड़े जराइम के तौर पर ये ट्रेड्स सामने आते हैं। हम आपके पास फिर से लौटेंगे और आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि असल में रिपीट ऑफेंडर उसको कहा जाता है जिसके नाम पुलिस में कोई मामला दर्ज हो और उसको फिर से अगर कोई क्राइम करते देखा जाता है तो कहा जाता है कि इसने फिर से एक क्राइम रिपीट किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके किए हुए काम पुलिस के पास रजिस्टर्ड नहीं होते और उनमें ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जाता वक्त रहते, असल में कोई ध्यान ही नहीं देता। रूप चौधरी साहब, आपने इस घटना को किस तरीके से देखा? और एक बात जो उठाई जा रही है कि हम किस तरह के समाज को बना रहे हैं, क्या जिंदगी की आपाधापी में, विकास तथाकथित की दौड़ में हम उस दिशा में चल पड़े हैं जहां हम अपने नैतिक मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों को कहीं रखकर भूलते जा रहे हैं? दिनेश जी, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो बहुत उन्होंने
सही उत्तर दिया। दूसरा, ये हमें सोचना होगा कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। यह घटना केवल वहां के स्थानीय प्रशासन की कमजोरी को या लापरवाही को तो इंगित करती ही है, साथ साथ समाज पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि जब गांव में पंचायत स्तर पर छोटे मोटे लेन देन के मनमुटाव के फैसले हो जाया करते थे, आज पंचायतें कमजोर हुई हैं, लोग आपस में बैठते नहीं है और उसी का परिणाम है कि लोग अपने अपने अहंकार में जी रहे हैं। सामूहिक बैठना, मिलना जुलना, गांव जिसके लिए जाने जाते थे वो गांव में आज वो संस्कृति लगभग समाप्त होती जा रही है और उसी का परिणाम है कि विभत्स घटनाएं हो रही है। ये इतनी जघन्य घटना है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मैं समझता हूं ये पूरे समाज पर ये सवाल है कि हमको सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये आपने बात जो कही कि पैसा असल में सब कुछ हो गया है, जिंदगी की धुरी पहले कुछ और चीजें होती थी, पैसा होता था, जरूरी होता था, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि अब रुपया हर चीज की के केंद्र में आ गया है और इस कदर आ गया है कि लोग उसके आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हैं? आदरणीय दिनेश जी, हम तीन लोग जो यहां बैठे हम गांव के बैकग्राउंड से हैं, चाहे राव साहब हों, एक पुलिस अधिकारी हैं, प्रधान जी हैं तालान साहब। गांव में अब से 20 साल पहले तक ये माहौल होता था कि अगर बेटी की शादी है तो हर जाति का व्यक्ति, उसकी जाति कोई भी हो, अपने स्वागत के लिए लग जाते थे। गांव की बेटी कहलाती। हाँ, गांव की बेटी, उसमें जाति घर की नहीं। और क्योंकि प्रधान साहब हमारे साथ मौजूद है और ये जहां घटना पेश आई है वो पड़ोस का एक गांव है, मैं वही बता रहा हूं आपके पास में आता हूं। रूप साहब, चौधरी साहब से भी बात कर लें। तालान साहब, आपने क्या देखा गांव में? खासतौर से शहरों में तो लोग ये समझते थे कि शहरों में एक भाग दौड़ के लिए ही पहुंचता है आदमी, वहां जीविकोपार्जन ही सब कुछ हो जाता है उसके लिए, पैसा वहां ना चाहते हुए भी व्यक्ति जो है उसकी जिंदगी पैसा केंद्रित हो जाती है। लेकिन गांव में जहां यह समझा जाता रहा कि लोग ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां अब भी चीजें कायम हैं, क्या वहां पर भी इनका क्षरण होने लगा है? देखिए, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं। अगर हम इसमें जाएं कि हमारा इसके पीछे कारण क्या है, मान लीजिए आज हमारे देश के जो युवा हैं, चाहे वो गांव का है चाहे वो शहर का है, उनकी ये मानसिकता क्यों आ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर कोई भी युवा फ्री बैठा है तो कहते हैं कि थाली बैठे शैतान का घर होता है दिमाग, वही पुनरावृत्तियां, वही सब चीजें अब दिखाई देने लगी हैं समाज में। ये पर्टिकुलर घटना के पीछे अगर आप जाएं तो जो मामूली सा विवाद जिसे आप कह रहे हैं वो मामूली नहीं है, वो एक बहुत बड़ा विवाद है और वो पूरे देश का विवाद है। वो विवाद ये है कि आप दोनों ही परिवार को देख लीजिए, दोनों ही परिवार अपनी उस अवस्था से जूझ रहे हैं कि जहां पर उनके सर्वाइवल के लिए वो रोजाना 200 और 300 रुपए कमा के ले आए तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा। यक्ष प्रताप जी नजर आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और लखनऊ से और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भानु प्रताप, ये माफ कीजिए, शिव प्रताप जी हैं। शिव प्रताप, इसमें कई चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी भी सामने आ रही हैं, जैसे एक मामला ये भी कि पॉक्सो के तहत केस रजिस्टर किया जाएगा, ये कह रहे हैं पुलिस के एक बड़े अधिकारी, लेकिन वहीं पर एसएसपी ने यह कहा कि हमने जो जांच पाई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि बच्ची के साथ कोई यौन अपराध नहीं अंजाम दिया गया है। क्या उसके बावजूद पॉक्सो के बारे में सोचा जा रहा है? क्या क्लैरिटी इस मामले में मिली है आपको? और देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार की तरफ से ये निश्चित रूप से ये कहा गया है कि पॉस्को में मुकदमा रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बता दें एक पूरी टीम बनाई गई है एसआईटी की, और उस एसआईटी की टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है। ये बहुत ही अहम और मुख्य रूप से समझने वाली बात है, क्योंकि यूपी पुलिस के पास अभी भी ये पुख्ता रूप से कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार उस बच्ची के साथ में रेप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई, जो वहां के जो पुख्ता सबूत थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई, पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। इसलिए अलीगढ़ के एसएसपी कुछ कह रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुछ कह रहे हैं। अभी यूपी पुलिस दबाव में है क्योंकि वो लगातार लापरवाही बरत रही थी, और जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा है उसके बाद कहीं जाकर के यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। शिव प्रताप, आपका बहुत धन्यवाद। हम इस मामले को लेकर अब एल एन राव साहब से समझेंगे। एल एन राव साहब, आप इतने मकबूल ऑफिसर रह चुके हैं, आपने कई ऐसे मामले सॉल्व किए हैं जिसके लिए आपको अभी तक याद करता है महकमा। आप एनकाउंटर्स में आपने सामने से देखा है, गोलियां खाई हैं, आपके अभी तक वो जख्मों के निशान हैं। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को वाकई कई बार इस तरह के मामलों में दबाव में काम करना पड़ता है और सच कई बार एकदम जो होता है वो सतह पर नहीं आ पाता? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि
पुलिस पर दबाव रहने की बात आमतौर पर कही जाती है, लेकिन ऐसे केसों में दबाव में रहना या नहीं रहना ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस क्या हैं, पर इस या नहीं रहना ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस क्या हैं, पर इस केस में दबाव नहीं होना चाहिए और नहीं हो भी नहीं सकता है इसमें, क्योंकि एक मासूम की जान गई है इसमें और जो ये जघन्य अपराध जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, उसके लिए एविडेंस भी इकट्ठी की जा रही है। बट मैं आपके जो रिपोर्टर साहब थे उन्होंने जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग बात कर रहे हैं, उस पर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये SIT बनाई उन्होंने एक टीम गठित की है, वो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर और दूसरे फोरेंसिक इसमें ओपिनियन ले रहे हैं, फोरेंसिक के बाद अभी तक उनको ये क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें कोई साथ में सेक्सुअल अब्यूज भी उस बच्ची के साथ हुआ है या नहीं हुआ, ये अभी क्लैरिटी नहीं है, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया है। तो पोक्सो की बात जहां तक आई है वो है चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल अब्यूज का अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो तब पोक्सो लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो पोक्सो नहीं लगेगा तो ये क्लियर कट एक मर्डर का केस है, उसके लिए एविडेंस इकट्ठी करना बहुत जरूरी है। और जो पुलिस को की लापरवाही पे उनको सस्पेंड किया गया वो इसलिए किया गया लगता है कि वो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने में और मिसिंग की रिपोर्ट को नहीं दर्ज करने में और उसका मर्डर होने तक के लिए कोई उसमें 30 घंटे इसमें फर्क बताया गया है। दैट वाज अ क्रूशियल टाइम, उसमें अच्छी खासी एविडेंस को रिस्टोर कर दिया गया है। और उस एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि इस जंक्चर में मैं आपसे जानना चाहता हूं, पुलिस के पास दोनों चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये कि कोई भी छोटा मोटा अपराध सीधे आकर FIR की शक्ल न अख्तियार कर ले, दूसरा ये भी रहता है कि कोई भी अपराध जो हुआ है ऐसा ना हो कि FIR से छूट जाए। ये कैसे, उस समय क्या वो डिस्क्रिशन होता है वहां पुलिस ऑफिसर का, या कुछ इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए गए हैं? क्या इसके लिए कुछ स्थापित सत्य है या विवेक है वहां पे पुलिस ऑफिसर का? देखिए यहां पर एक बड़ा मैं क्लियर कर दूं कि FIR कब दर्ज होती है। 154 CRPC 154 की धारा CRPC में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट अगर पुलिस के पास आती है तो पुलिस हैज टू रजिस्टर एन FIR और इमीडिएटली इस मामले में यह निश्चित रूप से देरी का केस है। योगिता भयाना जी हमारे साथ। योगिता, क्योंकि आप बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहती हैं, इस देश में क्या हम इतने सारे हो गए हैं कि हमारे लिए एक लाइफ का प्रीमियम एकदम कम हो गया है और उसमें भी एक बच्चा, उसके साथ इस तरह की हरकत? देखिए, जब भी हम रेप्स की बात करते हैं हमारी कंट्री में तो फिलहाल ये रेप अभी ये रेप तो स्थापित होना बाकी है, लेकिन ये तय है कि उस बच्ची को मार डाला गया। 4 लेटर वर्ड्स हैं, वैसे भी और कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि कितना सीरियस है हमारी सरकारें। ये तो हमने देख ही लिया निर्भया के बाद से कितना सीरियस इस पे एक्शन हुआ है, कोई नहीं हुआ, सिर्फ आई वॉश हुआ है। तो जब भी महिलाओं के प्रति अपराध की बात आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे सेफ नहीं है। हमारा सबसे अर्जेंट जो मैटर होना चाहिए इस देश में, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए ये, इवन एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से भी ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं नीचे आपके यहाँ पढ़ रही थी, रनर्स में चल रहा था कि धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और उन्होंने अभी जाकर योगी जी ने राम की मूर्ति का शिलान्यास किया। अरे सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे हैं हमारे देश में, देश से ऊपर बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे तो देश रहेगा, धर्म भी तभी रहेगा जब आप बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी चीज को कंपैरिजन में देखा जाना चाहिए, एब्सोल्यूशन में नहीं? और अगर कंपैरिजन में हम देखें तो हम ये पाते हैं क्या कि क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में पहले से कम हुआ है क्या? क्योंकि अब मेरे घर में मेरी तरबियत कैसी हुई है, मुझको संस्कार कैसे दिए गए हैं, मुझको सोसाइटी ने किस तरह का इंसान बनाया है, क्या मेरे अंदर अगर कोई आपराधिक ट्रेट्स थे तो उनको वक्त रहते पहचान कर उनको ट्रीट कराया गया है या नहीं? क्या कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार नहीं घुस सकती और उसमें सरकार को और सिस्टम को शायद उतना दोषी नहीं मानना चाहिए? जी बिल्कुल, पूरा दोषी मानूंगी मैं सरकार को, और इस मुद्दे पे हमारी गहन स्टडी है, इसलिए हर बातों का उत्तर मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। समाज और सरकार दो पहलू होते हैं जिनको इन सब जघन्य अपराधों को रोकने का पूरा जिम्मा है। माँ बाप और जो टीचर हैं उनको संस्कार देना, मॉरल एथिकल वैल्यूज देना, और सरकारों का काम है जैसे कि अगर डेथ पेनल्टी है, अगर वो अवेयरनेस हुई होती, उसको रोकने के लिए स्कूल में करिकुलम है, जो कि बता रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट इसकी बड़ी वजह है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको चैनलाइज करना, उसको सही दिशा दिखाना, उसको ज्ञान देना, ये सब सरकारों का काम है। तो समाज और सरकार दोनों बराबरी बहुत संक्षेप में इसको यूं कह सकते हैं कि जिस असल में डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वही पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, आप इस बात को अग्री कर सकते हैं, और दूसरा हमारी सरकारों का फेलियर है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन का सदुपयोग कर लिया, हमारे यहाँ वो विजन नहीं है, क्योंकि नेता जो है मंदिर, मूर्ति, धर्म, इन सब में फंस के रह गए हैं, उसके ऊपर क्या हमारी सियासत और हमारे सियासतदान वो जिनके हाथों में असल में समाज को, देश को चलाने की बागडोर है, क्या वो मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर कहीं और पर
घाव कहीं और है और पट्टी कहीं और की जा रही है? क्या कुछ ऐसा केस है या असल में कई जगहों पर हमको खुद को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी? बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं।